नमस्कार सभी को। और परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम पॉलिटी में, और कल सभी ने शायद लेक्चर देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लें एक बार, ताकि चीज़ों का कॉन्सेप्चुअल और गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज से आप सभी को पता चल सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी वही सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट वही है, लेकिन चैप्टर आज नया होगा हमारा। और चैप्टर की बात करते हैं तो आज हम लेने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। देखिए, तो आज हम साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, और एक नया चैप्टर है अपने आप में, और इसके कॉन्सेप्ट भी अलग हैं, इसकी थ्योरी भी अलग है, सब कुछ अलग है। जैसा कि हमने अभी हाल ही कुछ दिनों में लास्ट डेज में हमने एक प्रस्तावना को पढ़ा था, और उसके अलावा हमने जो चैप्टर था, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक प्रस्तावना को, एक मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आप सभी जानते भी हैं, और यूट्यूब पे जो लेक्चर है परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं लेक्चर को, जो कल की डेट में डाले गए हैं, और हिस्ट्री के लेक्चर भी वहां डाल दिए गए हैं। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें भी उसको, ताकि देखो ये गवर्नमेंट एग्जाम जो है, जितने भी हैं, आप एसएससी की, बैंक की, यूपीएससी की बात करें, हम यूपीएससी का लेके चल रहे हैं पूरा, और आईएएस से लेके हम एसएससी की सीरियल की तरफ भी अपना फोकस बनाए बैठे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाएँ, ठीक है। और कल हम एमसीक्यू लाने वाले हैं आपके लिए। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपको ये बेनिफिट होगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से, यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक वो चीज़ें पहुंचाएंगे, वो कंटेंट पहुंचाएंगे जो आने प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया जाएगा। और क्लास बिल्कुल लाइव होगी, क्लास हम ही लेंगे एमसीक्यू की। तो हमारे हाथ में पॉलिटी और हिस्ट्री और एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। और मैं मानता हूं कि शायद आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि रटाने का बिल्कुल भी काम नहीं है, हम रटा नहीं सकते, क्योंकि रटा हमने भी नहीं था, और आप वही प्रयास फिर हम आपको भी कराएंगे। जब रटा, देखो रटने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि रटन विद्या करने से दिमाग जो होता है वो एक्टिव होना बंद कर देता है, वो कुछ सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। रटने से ये होता है, आप लॉन्ग टाइम नहीं रट सकते। हाँ, कुछ चीजें जीके में होती हैं, आप उनको रटना पड़ता है, चाहे ट्रिक से करें, चाहे किसी भी तरीके से आप करें, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इस तरीके को नहीं अपना सकते, क्योंकि इस तरीके को अपनाने का मतलब है कि एक धीमा जहर होता है, ये इंसान को धीरे धीरे मारेगा। तो इसलिए रटने का काम बिल्कुल नहीं करना है आपको केवल फोकस रखना है चीजों को समझने में, चीजों को घुमाने में, चाहे लेफ्ट की तरफ चाहे राइट की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका लेफ्ट एंड राइट ही घूम रहा है, और ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, बस ये घड़ी की सुई की तरह होता है। चलिए, तो आज एक नया चैप्टर है पॉलिटी में, संविधान की विशेषताएं, और इस चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। संविधान की विशेषताएं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे YouTube पे लेक्चर देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि कल हम जो एमसीक्यू लाने वाले हैं वो उन्हीं 2 लेक्चर से रिलेटेड आने वाला है। यानी अब तक मैंने जो पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड एमसीक्यू यहां पर मैं लाऊंगा, और आपसे ही उसका आंसर पूछूंगा, लाइव चलेगा बिल्कुल। चलिए, तो संविधान की विशेषताएं, यानी नया चैप्टर है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डाल लीजिए सभी, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करता हूं। हमने संविधान के बारे में देखा काफी सारी चीजें, कि संविधान कैसे बना, ओके। उसके बाद हमने प्रस्तावना को पढ़ा। जिस व्यक्ति ने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लिया है, मेरा मानना यह है कि वो कहीं हद तक संविधान को की विशेषताओं को अच्छे से समझ सकता है। और संविधान की विशेषताएं
देखो ये चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो सकता है। अब मैंने हो सकता क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में आर्टिकल्स आने हैं, लेकिन विशेषताओं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी वो क्या करता है, कोई भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में वो स्टेटमेंट दे देता है, और आजकल के बच्चे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कौन सा ट्रू और फॉल्स है, वो पता ही नहीं लग पाता है, और इसके लिए उन्हें फिर आगे रिजल्ट में इसका रिग्रेट होता है, इसका पछतावा होता है। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से कोई कमी छोड़ें। हम ये चैप्टर इसलिए करा रहे हैं ताकि स्टेटमेंट, यूपीएससी आईएएस प्री का एग्जाम देख लो आप, उसमें भी स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा में एसएससी भी अब स्टेटमेंट की तरफ ज्यादा रुख कर रहा है। तो हम यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, ये ऐसे चैप्टर नहीं है, ये छोटे मोटे चैप्टर नहीं है कि सर क्या है, राम कथा है, राम कथा नहीं हो सकती है। ये एक दवा है, और ये वैसी दवा है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन समझने में आपको मदद करेगी। जब मैं कभी भी उन शब्दों का यूज करूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि सर हमें प्रस्तावना में ये पढ़ा चुके थे, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुके थे, फीचर्स वाले चैप्टर में हमको पढ़ाया था। तो वो शब्द आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा, और वही शब्द यदि पेपर में आ भी गया तो आप समझ जाएंगे कि यह शब्द कहां पर दिया गया है और यह शब्द कहां नहीं दिया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे संविधान की विशेषता में एक बार एक चीज देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है हमारे संविधान की सबसे खास बात यह होती है कि हमारा संविधान जो है में ऐसे ऐसे तत्व हैं, ऐसी ऐसी फीचर्स हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट, ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो इससे हमारा भारतीय संविधान दुनिया में जितने भी संविधान है उन सबसे अलग संविधान बनाता है। आप देख लीजिए, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और इन्हीं वजह से हमारा संविधान दुनिया के सभी संविधानों में से सबसे अलग संविधान है। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आज विशेषताएं पढ़िए और फिर महसूस करिए। तो विशेषताओं में मैंने बताया कि अद्वितीय संविधान। अद्वितीय का मतलब होता है कि ऐसा संविधान दुनिया के किसी भी कोने में ना हो, वो संविधान अद्वितीय संविधान होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर विशेषता ही कुछ ऐसी है, आपको पढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा। जैसे कि 1949 में जब हमारा संविधान बना था, 1949 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो मैं इतना बता दूं आपको, कल आपने पढ़ा भी है, 1949 डेट आपको मैंने बताई थी 26 नवंबर। सही, यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ था कल का चैप्टर। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे नहीं थे? बिल्कुल। और उसके अलावा देखें तो 22 भागों में विभक्त है, यानी 22 पार्ट्स हैं। उसके अलावा देखा जाए तो 8 अनुसूचियां हैं, 8 शेड्यूल है। ओके, 8 अनुसूचियां हैं। तो ऐसे करके हमारे 26 नवंबर 1949 के संविधान की बात करें तो यह आपके सामने दे रखा था। अब लेकिन क्या हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, यानी हमारे संविधान में समय समय पर सिचुएशंस के रहते हुए, सिचुएशंस के बदलते हुए संशोधन किए गए, और काफी सारे इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इन्हीं अनुच्छेदों में क्या किया गया, थोड़ा चेंज किया गया, थोड़ा परिवर्तन किया गया। और आपको पता है परिवर्तन दुनिया का एक प्राकृतिक नियम है। परिवर्तन दुनिया का एक प्राकृतिक नियम है, चाहे प्रकृति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई इंसान हो। ये तीनों चीज समय समय पर बदलती रहती हैं, और बदलने से हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में इस दुनिया में आज भी परिवर्तन नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। चलिए, अब परिवर्तन, जैसे कि कई सारे परिवर्तन किए गए, मैं एक बार यहां पर लिखना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहला आया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, सीए को बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा और भी कई सारे आए। 7वां आया, 7वें के अलावा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42। इसके अलावा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया।
इसके बाद 44 के अलावा आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले सकते हो, उसके बाद 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले सकते हो, इसके बाद और भी कई सारे थे, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले सकते हो, इसके बाद 61, चलो आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, 61 ले सकते हो, इसके बाद 97 हो गया, ठीक है, और 101 ले सकते हो। अब जरा एक बार हमको इसका बता देते हैं कि इन संवैधानिक संशोधन में ऐसा क्या क्या हुआ था। देखो, 7वां संविधान संशोधन जो है ये 1956 में आया था, 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में आया था। इसमें दो या दो से अधिक राज्यों की बात की गई है, मैं आपको बता दूं 1956 में। ओके, चलिए, उसके बाद ये आपका जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है ये 1976 में आया था, और ये आया था 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। 73 आया था 1992 में, और 74 भी 1992 में आया था, और 97 आया था 2011 में, और 61 आया था 1989 में, और 101 आया था 2016 में। अब आपका जो ये वाला अनुच्छेद है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 7वां संविधान संशोधन, ये दो से अधिक राज्यों की शक्तियों के बारे में बात करता है। आगे जैसा कि अभी तो आएंगे, अभी तो ये ट्रेलर है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ोगे, और जिनमें से आप एक पढ़ने वाले हो वो है आज ये वाला। 42 में आपको पता है सबसे अधिक संशोधन किए गए थे, करीबन 14 के करीब। 44 जो होता है ये, और 73 की हम बात करते हैं ये वाला, और 74 और 97 और 61, और एक था आपका 101। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, और जैसे जैसे समय बदलता गया, स्थिति बदलती गई, परिवर्तन होते गए। अब कहोगे सर इन संवैधानिक संशोधनों के बारे में बता तो दीजिए कि इनमें आता क्या क्या है। देखो वो हम बताएंगे, लेकिन हमें चैप्टर की तरफ बढ़ना है, ये चीजें सारी उसमें आ जाएंगी, और नहीं आई तो हम पॉलिटी पढ़ा ही रहे, और पॉलिटी में ये नहीं आया तो फिर क्या आया, ये नहीं आया तो फिर क्या आएगा। थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखो पॉलिटी में सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना चाहिए। जब हम कभी ऑफलाइन बैच लेते हैं तो ऑफलाइन बैचेस में क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का पेशेंस नहीं होता, क्योंकि वहां तो हैंड रेस करने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे ऑफलाइन बैच चल रहा है और वहां पर हैंड रेस करने वाले बहुत बैठे हैं, तुरंत हैंड रेस कर देते हैं। लेकिन आप अब जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम एक कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, और कैमरे के सामने जब आप क्लास देखोगे, जब तक मेरी क्लास खत्म हो चुकी होगी, तो हैंड रेस का सवाल नहीं उठता। लेकिन यदि कोई किसी को भी डाउट होता है, मैं डेली आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूं, आप जो भी कमेंट्स करते हैं डेली कमेंट्स में देखता हूं, आपको लगता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, आप परीक्षा जंक्शन के उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम थी, हमें ये समझ में नहीं आया, ये मेरी क्वेरी है। आप वहां जाके डाल सकते हैं, मैं कल उस कमेंट को देखकर आपका आंसर जरूर करूंगा, 100%, 100%, 100%। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी हर क्वेरी का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन देखो आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन एक जेन्युइन होना चाहिए। या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, 5-10 मिनट में हम वो क्लियर भी करा देंगे आप पर। तो ये संविधान संशोधन हुए, समय समय पर हुए, ठीक है। अब आते हैं, जैसा कि आपको पता है, तो उसके अलावा हमारे भारत का जो संविधान है वो कई देशों से लिया गया। भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान के कई प्रावधान अन्य देशों से तथा संविधान का अधिकांश भाग तथा
संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 से लिया गया है और भारत के संविधान की यही विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है। और भारतीय संविधान की कई तत्व, भारतीय संविधान के कई तत्व एवं विशेषताएं इसे अन्य देशों के संविधान से, अन्य देशों के संविधान से अलग बनाते हैं। अन्य देशों के संविधान से अलग बनाते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूं, उन पॉइंट्सों पे जरा गौर फरमाइएगा और एक बार महसूस करिए। चलिए, तो यहां तक आप सभी को समझ में आया। हमारा संविधान जब बना था, हमारी स्थिति ये थी, उसमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े परिवर्तन किए गए, थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए, क्योंकि समय बदलता है। आप भी तो अपने आप में चेंज हो गए हो, या आप वैसे ही हो जैसे बचपन में थे, या आप बुढ़ापे में वैसे रहोगे जैसे जवानी में थे? ऐसा तो नहीं होगा ना, जवानी में हो, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उस व्यक्ति की मेंटलिटी, उस व्यक्ति का फिलॉसफी, साइकोलॉजी सब बदल जाता है। उसके थॉट्स, उसके सोचने का तरीका सब बदल जाता है। जैसे कि आज हम अपने पेरेंट्स से ये कहते हैं कि अरे आप तो पुराने जमाने के हो। जब आप उस उम्र पे आओगे और जब आपकी पीढ़ी नई जनरेशन की होगी, तो आपसे भी वो नई जनरेशन यही बोलेगी किस पुराने जमाने में जी रहे हो। तो ये दुनिया का सिलसिला है, रीति है, रिवाज है, ये चलते रहते हैं। जब आप उस एज पे आओगे जहां पे आज आपके माता पिता या आपके दादा दादी हैं, तो वही आने वाली जनरेशन फिर आपको उसी ओल्ड यानी उसी पुरानी सोच का बोलेगी, चाहे आप कितने भी मॉडर्न ही क्यों ना हो जाएं। तो आगे चलते हैं। देखिए, आज मैं विशेषताओं में पॉइंट्स बनाने वाला हूं और उनको आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। विशेषताएं, देखो, विशेषताएं हमें किसी व्यक्ति के यानी किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के फीचर्स के बारे में बताते हैं। और फीचर्स एक ऐसी चीज होती है जो उस चीज का वर्णन करती है बिना देखे। आपने संविधान देखो, संविधान कोई आपने उड़ता हुआ नहीं देखा कि आपके घर के पीछे आर्टिकल 15 उड़ रहा है या आपके घर के आगे आर्टिकल 12 देख रहा है। आपको आर्टिकल 12 दिखता नहीं है। संविधान एक अमूर्त धारणा है जो दिखती नहीं है, लेकिन मूर्त धारणा है, लेकिन आप इसे फील कर सकते हो। आप इसे ऐसे देख सकते हो जैसे कि मान लो कल को कोई घटना हो जाती है आपके पड़ोस में, जब पुलिस आती है वारंट लेकर, तो आपको महसूस होता है ये तो आर्टिकल 20 है, ये तो आर्टिकल 20 आ गया। गिरफ्तारी में संरक्षण जो होता है, जब पुलिस वारंट लेके आती है, तब आपको पता लगता है यार संविधान कितना इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और आप घर वाले सामने रहते हो, आप मान लो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको संविधान की समझ है। पुलिस वाले आपके घर में आए या आपके सामने वाले घर में आए, किसी को उठा के ले गए, ठीक है। अब मान लो वो आपके पास आया, वो आपके पास आए कि अरे भाई साहब, या फिर कोई भी, क्या आपका बच्चा तो भैया आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो बता सकता है, ठीक है। या फिर आपको पता लग गया, आप तुरंत नीचे नीचे दौड़ के आए सीढ़ियों से, आपने देखा कि एक पुलिस वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को जबरन उठा रहा है। मैं मानता हूं कि उस पर आरोप है, वो एक्यूज्ड पर्सन है, लेकिन उसको जबरदस्ती उठाया जा रहा है। अब जबरदस्ती उठाया जा रहा है तो मैटर यह करता है कि पुलिस वाले के पास गिरफ्तारी वारंट है या नहीं है। क्या वो बिना वारंट के आ चुका है? क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई है, या बिना एफआईआर लिखे हुए आ चुके हैं?
तो मैटर फंस गया। इसका मतलब यह है कि पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस तानाशाही कर रही है, और इस तानाशाही को रोकने के लिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए, पुलिस से कहना चाहिए कि हाँ सर आप बताइए। देखो, ऊट पटांग बातें नहीं करनी है, वो सरकारी आदमी है, आप उससे ऊट पटांग बातें करोगे तो वो आपको उल्टा डाल देगा, इसलिए, और फिर उल्टा डाल देगा तो गलती तो आपने की है। तो इसलिए लड़ना नहीं है किसी भी सरकारी आदमी से। सरकारी आदमी है, पावर है उसके पास, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको तरीके से, एक लीगल तरीके से काम करना है। तो आपको पूछना है कि सर आप यहां कैसे आए, तो पुलिस वाला बोलेगा आपसे कि हम इस वजह से आए, तो आप बोलोगे कि बताइए, एफआईआर बताइए कहां है और किसने एफआईआर कराई है ये बता दीजिए। ठीक है, तो एफआईआर बताइए या फिर गिरफ्तारी वारंट बताइए कि किस रीजन से इनको पकड़ा जा रहा है, मिश्रा जी को, मिश्रा जी मान लो। तो यही चीज है जो आपको संविधान की महत्व बताती है, संविधान की महत्वपूर्ण बताती है। चलिए, अब मैं विशेषताओं के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता हूं, तो वो पॉइंट्स आप सभी याद रखना है। देखिए, पहला पॉइंट आएगा हमारा संविधान की विशेषताओं में, सबसे लंबा लिखित संविधान। लिख दीजिए, कलर चेंज करते हैं एक बार, और यहां पर लेना चाहेंगे हम येलो। सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान। ओके, चलिए दूसरी बात करते हैं, सभी स्रोतों से लिया गया, सभी स्रोतों से लिया गया संविधान, सभी स्रोतों से लिया गया संविधान। ये सेकंड पॉइंट होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सभी स्रोतों से लिया गया संविधान। उसके अलावा नेक्स्ट होगा कठोर एवं लचीला संविधान, कठोर एवं लचीला संविधान। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, जगह नहीं हुई ना, चलिए ठीक है, यहां कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। ओके ओके ओके, चलिए, कठोर एवं लचीला संविधान। अब मैं नेक्स्ट जो लिखने जा रहा हूं, जो ये विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, एक पॉइंट से पहला पॉइंट, सेकंड, तीसरी विशेषता, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हैं, कैसे काम कर रही हैं आज। ठीक है, ओके। तो कठोर एवं लचीले संविधान, एक आता है एकात्मक एवं संघात्मक, यानी एकात्मक का मतलब होता है यूनियन वाली बात कह लो, है ना, यूनियनिस्ट। संघात्मक, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के अलावा और एक पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे कि आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। इसके अलावा बात करते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार। मूल अधिकार के अलावा बात करते हैं मूल कर्तव्य, ओके। इसके अलावा बात करते हैं त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार, थर्ड लेवल गवर्नमेंट, ओके। और बात कर लेते हैं, और कुछ विशेषताओं की बात करें तो त्रिस्तरीय सरकार के अलावा और है एक संसदीय हो गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार,
ये मैंने शब्द बताया था आपको, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक ये बताया था। तो ये कुछ हमारी विशेषताएं रहेंगी आज के इस लेक्चर में, और इन विशेषताओं के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान। तो इस पे अपना फोकस कर देते हैं पूरे तरीके से कि किस तरीके से आज काम करेगा सबसे लंबा लिखित संविधान। ओके, तो देखिए इस पॉइंट को मैं पेज पे लिखने वाला हूं, नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो पहला पॉइंट है आज हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान। ओके, इसके बारे में सभी भली भांति देखें। आज सबसे लंबा लिखित संविधान देखें तो आपको पता है कि संविधान दो तरीके का होता है स्टूडेंट्स। संविधान दो तरीके का होता है। पहला संविधान होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। समझे ना? चलिए, तो सबसे लंबा लिखित संविधान यानी दो तरीके के संविधान होते हैं, टू काइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला संविधान होता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे प्रकार का होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब संविधान दो प्रकार का होता है, पहले संविधान देख लेते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। संविधान पूरी दुनिया में दो तरीके के काम करते हैं, या तो लिखित होगा या फिर अलिखित संविधान होगा। जैसे कि लिखित संविधान की बात करते हैं जो हाथों से लिखा गया है, जिसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, ये क्या है? लिखित संविधान है। जैसे कि अब अलिखित संविधान की बात करते हैं, वो आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्र काम कर रहा है। वहां मानता हूं कि प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी भी हाल ही में प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे वहां पर, और ऋषि सुनक जो थे वहां पर इलेक्शन हार गए हैं और वहां पे दूसरे नए प्रधानमंत्री बने। तो वहां पर संसदीय सरकार चलती है, लेकिन अभी भी वहां पर जो देश का प्रमुख है, ब्रिटेन का प्रमुख यानी राजा या रानी, वही संभालते हैं। तो इसका मतलब वहां पर अभी भी राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र इतना हावी नहीं है कि वहां पर संसद की कोई ना सुने। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर राजा का शासन अभी भी कायम है, वहां पर संविधान नहीं होता है। जैसे कि ब्रिटेन की बात करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का जो मुखिया होता है वो राजा या रानी होते हैं, और अभी वहां का मुखिया कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय हैं। तो जैसे कि लिखित संविधान में आता है भारत का संविधान एवं अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान, और ये दोनों देश कैसे हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कौन से? डेमोक्रेटिक। लेकिन ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और अलिखित संविधान में आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान ये होता है अलिखित संविधान में, क्योंकि वहां पर अभी भी राजतंत्र और संसदीय सरकार एक साथ काम कर रही है। ओके, तो भारत एवं अमेरिका का संविधान ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ संविधान है। आपको पता है कि भारत का संविधान भी संविधान सभा ने लिखा था, और तब जाके भारत का संविधान एक लिखित संविधान हो गया था। और सबसे लंबा क्यों है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, अब नोट लगाते हैं यहां पर एक बार नोट। भारत के संविधान में 1949 के समय 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार
आज हमारे संविधान में 497 में प्लस अनुच्छेद, 495 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग, 25 भागों में विभक्त है, 25 भागों में विभक्त है। और भारत के संविधान में, और भारत के संविधान में अब तक, भारत के संविधान में अब तक 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बात की थी आपके लिए इसकी, यानी हमारे भारत के संविधान में 1949 के समय कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 22 भाग थे। उसके अलावा 8 अनुसूचियां थी। चलिए, और आज मैंने देखा इस चीज को कि 395 आर्टिकल से, 395 अनुच्छेद से इसकी स्थिति आज कितनी हो चुकी है? 495 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने? 495 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। उसके अलावा मैंने देखा 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में जब संविधान बना था। आज संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12th शेड्यूल इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा देखा हमने 22 भाग। जब 22 भागों में हमारा संविधान विभक्त था तो आज इसमें 3 भाग और बढ़े और ये 25 भागों में विभक्त हो गए। आज हमारे संविधान में 25 भाग हैं, यानी 25 पार्ट्स जो हैं हमारे इंडिया में, वो इस तरीके से डिवाइड हैं कि हर एक भाग में किसी न किसी चैप्टर का प्रावधान दिया गया है। जैसे कि हम आने वाले दिनों में, आज से 3 दिन बाद हम एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे, संविधान का भाग 1, यानी संविधान के भाग 1 से ये स्टार्टिंग की जाएगी। ओके, चलिए। और इस तरीके से, और हमने देखा था, जब आपको पता है कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, आपको बता दूं। लेकिन आज की स्थिति क्या कह रही है? आज की स्थिति कह रही है 2020 के आसपास कि 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। पहले से लेके 104, यानी 100 प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब तक किसी एक सरकार ने नहीं किए, अनेकों सरकार ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट किया है। और आज की स्थिति ये कहती है कि 105वां हो चुका, 106वां हो चुका है। लेकिन पिछले डाटा के अनुसार देखा जाए, 2020 के डेटा के अनुसार, तो 104 आएगा यहां पर। ओके, तो ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ऐसे हमारा संविधान बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने से ये रिजल्ट निकला है कि आज हमारे भारत का संविधान देश दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसलिए आप ये कह सकते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके, तो आप इस पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने ये बोला था। और याद रखना, लिखित संविधान में अमेरिका का संविधान भी आता है और ये ब्रिटेन का संविधान आता है। ओके, अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की डेमोक्रेसी काम करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है। कल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना एमसीक्यू में कितना मजा आने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड। जैसे कि मैं पॉइंट्स की तरफ जाता हूं, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, और सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं। अब हमारा ये वाला आने वाला है,
इस सभी पर ध्यान रखिएगा। कौन सा? ये वाला। और दूसरा पॉइंट है सभी स्रोतों से लिया गया संविधान। चल अब एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, हां, तो सभी स्रोतों से लिया गया संविधान। सेकंड पॉइंट, सभी स्रोतों, स्रोतों का मतलब होता है सोर्स, सभी स्रोतों से लिया गया संविधान। देखिए, अच्छा, जब हमारा संविधान सभा चल रही थी 1946 से 47, 48, 49 में बनकर तैयार हो गया। जब हमारी संविधान सभा चल रही थी तो संविधान सभा में ऐसा नहीं है, हाँ मैं मानता हूं कि हमारा संविधान जो है वो महापुरुषों की, महानेताओं की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग की एक उपज है, लेकिन हमें फिर भी यह सोचना होगा कि क्या हमने अपने दिमाग की उपज को ही इतनी मान्यता दे दी है कि हमें दूसरे देशों के संविधान को देखने की जरूरत तक नहीं पड़ी? हमें क्या इसकी मान्यता दे देनी चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं, हमें दूसरे देशों के संविधान को भी देख लेना चाहिए। देखो, डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि यदि हम दूसरे देशों के संविधान को देख लेते हैं और वहां से कोई भी प्रावधान ले लेते हैं, कोई अच्छी चीज ले लेते हैं, तो अच्छी चीज की चोरी करना चोरी नहीं होता है। आप किसी के इंसान की बात करते हैं, हमारी घर में जो माता और जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बेटा देखो उसके फलाने को, बेटे को देखो वो कितनी अच्छी भाषा बोलता है, कम से कम तुम बोल लिया करो, ये तो बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता ये कह रहे हैं कि बेटा अच्छी चीजों को देखो ना एक बार, आप बुरी बुरी चीजों को ही एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? और हमारी ह्यूमैनिटी ये होती है, एक आदमी का ह्यूमन नेचर क्या होता है कि वो बुरी चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है बजाय अच्छी चीजों के। ये हमारा एक सोशलाइजेशन ऐसा ही बना दिया है कि हम बुरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं बजाय अच्छी चीजों के। तो अब एक बच्चे ने बड़ा इस बात पे एक बार कमेंट किया था, वह बोला था कि सर बुरी बुरी चीजें जो होती हैं वो मजा देती हैं। ये पता नहीं दुनिया का कौन सा ऐसा रस है कि बुरी चीजों की तरफ आज की यूथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, बहुत जल्दी, मतलब विद इन सेकेंड में, पता ही नहीं चलता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब सभी स्रोतों से हमारा संविधान लिया गया, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये तो चोरी कर ली हमने, या ऐसा ही करना था तो इतना डोंग, इतना नाटक रचाने की जरूरत क्या थी? कैबिनेट मिशन का आना, 389 सीटें आई, इलेक्शंस करवाए, क्या जरूरत थी? वैसी ले लेते डायरेक्ट, 3-4 आदमी बैठा देते, इतना 64 लाख का खर्चा करवा दिया, क्या मतलब? 3-4 आदमी बैठा देते, सभी देशों के संविधान को मंगवा लेते, वहां से कॉपी कर करके लिख देते। तो इसलिए ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो उधार का संविधान हुआ, और आप ही नहीं बल्कि बड़े बड़े महानेताओं, महापुरुषों ने इसे उधार का संविधान भी बोल दिया है, क्योंकि संविधान के जो समर्थक हैं उतने ही आलोचक भी रहे, और उन आलोचकों ने इसे उधार का संविधान बोला, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हौच पौच का कॉन्स्टिट्यूशन, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। तो इसलिए कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़े तरीके से भाषण देते हुए कहा कि अच्छी चीजों की चोरी करना चोरी नहीं होती है। और इस देश के संविधान को मैं मानता हूं कि अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसे भारत की स्थिति और भारत की विविधता और भारत की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप इस संविधान को ढाला भी गया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसे छानकर बनाया है, ऐसा नहीं है। अब देखो स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड में क्या है? लोकतंत्र है। वहां पे कौन सा लोकतंत्र काम करता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी ला दी, नहीं, डेमोक्रेसी जरूर है इंडिया में, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र तो वही है लेकिन इसकी परिभाषा को बदल दिया गया। तो कहने का मतलब है कि छानकर बनाया गया है इसको, इसकी कॉपी और कॉपी पेस्ट, उधार का संविधान,
भीख मांगा हुआ संविधान, ऐसा कोई संविधान नहीं है। हमारा संविधान अंबेडकर जी के भाषण के अनुसार एक छान कर बनाया गया संविधान है। तो चलिए, ये डाउट मैंने दूर कर दिया है, लिखते हैं। अब देखो, सभी स्रोतों से लिया गया संविधान, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे संविधान में एक दार्शनिक भाग काम करता है। दार्शनिक भाग होता है फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। देख लेते हैं। तो जैसे कि संविधान का दार्शनिक भाग हुआ, जैसे कि हुआ संविधान का दार्शनिक भाग। अब संविधान का दार्शनिक भाग क्या होता है? संविधान का दार्शनिक भाग होता है, जैसे कि दो चीज होती हैं। एक तो होता है मूल अधिकार, जो आप जल्दी ही पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स में, और एक होता है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये नीतियों के निर्देश के अनुसार होते हैं। पॉलिसी ऑपरेटर, ये पॉलिसी कोऑर्डिनेटर होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये लिए जिनको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, और एक होता है मूल अधिकार, जिसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट। ओके, तो संविधान का दार्शनिक भाग होता है, और संविधान का दार्शनिक भाग जो है, ये दोनों ही कहां से लिए गए हैं? ये दोनों ही लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका, दोनों नहीं, सॉरी, अमेरिका व आयरलैंड, इसमें लिख देंगे क्रमशः। क्रमशः अमेरिका व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से। जैसे कि डीपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड के डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से, और फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, और आपको मैं बता दूं, मूल अधिकार तो अमेरिका के संविधान में भी हैं, लेकिन जितने भारत में है ना, उतने अमेरिका में भी नहीं है। ठीक है, ओके, ऐसे करके। ठीक है, अब जैसे कि ये किस में आता है? ये संविधान के भाग 3 में आता है, और टोटल भाग कितने हैं हमारे पास? 25। तो भाग 3 में आता है, और अनुच्छेद आता है 12 से 35। 12 से ये 35 में आता है। ओके, और राज्य के डीपीएसपी जो होते हैं, ये आते हैं संविधान के भाग 4 में। ओके, और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स किस में आते हैं? 36 से लेके और 51 तक आते हैं। चलिए, आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि एक होता है संविधान का सरकारीय स्वरूप, जैसे कि कैबिनेट। जैसे कि कैबिनेट सरकार, मंत्रिमंडलीय स्वरूप, मिनिस्ट्रियल फॉर्म, मंत्रिमंडलीय स्वरूप, मंत्रिमंडलीय स्वरूप। उसके अलावा क्या क्या बोल सकते हैं? विधायिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका। ये कहां से लिए गए? ये ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। समझे? ये ब्रिटेन के संविधान से, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक मुंह बोला संविधान है। ठीक है, ओके, तो ये वहां से लिए गए। और जैसे कई सारे हैं, एक बार और लिख लेते हैं, चलो। जैसे कि मूल कर्तव्य हुए,
और मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था 42 के अनुसार। ठीक है, तो मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से, रूसी संविधान से लिया गया है, आप सभी को पता है। उसके अलावा देखें, जैसे कि गणतंत्र, एक गणतंत्र शब्द था, आपको मैंने बताया था रिपब्लिक क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब यह होता है कि जिस देश का मुखिया राजा या रानी ना होकर, यानी वंशानुगत ना होकर, बल्कि जनता के द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से किसी निश्चित समय के लिए होता है, यानी 5 वर्ष के लिए होता है, वह देश गणतांत्रिक कहलाता है, रिपब्लिक कहलाता है। तो गणतंत्र शब्द को लिया गया है कहां से? फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब मुझे आप एक चीज बताएंगे कि इस बार के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 जब था हमारे पास, तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया था, मुझे बताइए। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, नहीं आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे। और सबसे बड़ी बात देखो, यानी फ्रांस और वो, मतलब गणतंत्र दिवस में कौन हो गया? फ्रांस के राष्ट्रपति, और वही गणतांत्रिक दिवस है जिसको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र हो गया। जैसे कि एक है राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल के पद को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लिख सकते हैं यहां पर राज्यपाल का पद। आपको पता है गवर्नर होता नहीं होता है? बिल्कुल, राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल को पद को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली गई है, समवर्ती सूची, कॉनकर्ड लिस्ट। समवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समझे नहीं समझे? चलिए, इसको लिख दिया आपने। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ये तो ठीक है, बस मोटा मोटा आप लिख सकते हैं, ये वाली चीज थी। तो सभी स्रोतों से लिया गया संविधान, इसका एक अलग चैप्टर है, तो वो करा देंगे कि कौन कौन सा संविधान कहां से लिया गया है। एक बार पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डलवा देंगे, वो आप वहां से देख लेना। ये फैक्ट है, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आप वैसे भी देख सकते हैं कहीं से भी, ये तो हर जगह लिखे हुए हैं। चलो, तो मैं आपको ये कहने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती से भी इसको कहीं सभी स्रोतों से लिए गए संविधान को, सभी स्रोतों से लिए गए संविधान को कई आलोचकों ने इसे उधार का संविधान भी कहा है। उधार का संविधान भी कहा है, उधार का संविधान भी कहा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान को सभी स्रोतों से लिया गया है, लेकिन इसे छानकर बनाया गया है। कहा है कि इसे सभी स्रोतों से लिया गया है, इसे सभी स्रोतों से लिया गया है, लेकिन इसे छानकर बनाया गया है, यह किसी का कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। और उधार के संविधान को मैं आपसे बता दूं, उधार के संविधान को इंग्लिश में और कई लोगों ने तो इसे हौच पौच का कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्या बोला है? हौच पौच का कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं।
हौच पौच का संविधान, जो कि गलत है। यह भी गलत है, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर यहां पे साफ कह चुके हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा, इसमें कहीं भी कोई दोहराई नहीं है। एग्री सभी? ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया? ओके। उदार का संविधान, कईयों ने बोला है कि ये एक ज्यादा खर्चीला संविधान है। देखो, कईयों ने बोला है ये खर्चीला संविधान हो सकता है, इसे कईयों ने खर्चीला बोला है। तो आलोचक तो बहुत हैं। आप कुछ भी अच्छा करोगे, हमेशा रखना, आप कुछ भी अच्छा कर लो, किसी के लिए आप कितना भी अच्छा कर लो, वो अंत में जाके यही बोलेगा कि भैया तूने ये, मतलब कहते हैं ना कि आदमी की 100 अच्छाई और एक बुराई, आदमी की 100 अच्छाई पर एक बुराई हावी हो जाती है। आदमी में यदि एक बुराई है और 100 अच्छाई है, तो अच्छाई को देखेगा कोई नहीं, बस एक बुराई की तरफ दौड़े चले जाएंगे और उसी पर उसे जिंदगी भर कोसा जाएगा। ये इंसानों के साथ होता है, फिर भी तो ये संविधान है और ये हमेशा से हो रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी में। ओके, चलिए, अब समझ गए हैं आप कि कौन कौन संविधान कहां से लिया गया, और हालांकि इसकी पीडीएफ है, टेलीग्राम पे जल्दी डलवा दी जाएगी आपके लिए। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं थर्ड पॉइंट की। देखिए, थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। ये पॉइंट आता है आपका कठोर एवं लचीला संविधान। ठीक है, चलिए एक बार हम पानी पी लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, कठोर एवं लचीला संविधान। शब्द से ही पता लग रहा होगा आप सभी को, कि कठोर एवं लचीला संविधान। देख लेते हैं कैसे काम करता है। चलिए, तो पीडीएफ की तरफ चले हम, यहां गए और इसको हमने प्लस कर दिया, डन। देखिए, आज ये लास्ट पॉइंट हो पाएगा केवल, थर्ड पॉइंट, कठोर एवं लचीला संविधान। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है संविधान को लेकर। उसके बाद हम आर्टिकल्स की तरफ जाने वाले हैं, तो आर्टिकल्स में आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी थ्योरी चल रही है, इस थ्योरी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्सों को यह बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बोरिंग की बात नहीं है। कई स्टूडेंट्सों को ये बोरिंग लगता है, और देखो थ्योरी को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आर्टिकल्स को भी। आर्टिकल्स को आप इस थ्योरी से पढ़े बिना, मेरा यकीन है कि आप उसे रटोगे ही, लेकिन जितनी आपने थ्योरी समझ ली, तो आपको कभी भी आर्टिकल्स को रटने की जरूरत ही पड़ेगी नहीं। आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही करते जाओगे सभी चीजें। देखिए, कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर नाम से पता चल रहा है कि तो बहुत हार्ड है, हमारा संविधान जो है बहुत हार्ड है, हार्डेस्ट और सॉफ्ट, हार्डेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब कठोर एवं लचीला संविधान की बात करते हैं। देखो, संविधान दो तरीके का होता है, एक लचीला और एक कठोर। संविधान दो तरीके का होता है, एक तो होता है कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। तो संविधान के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मैंने पढ़ाया कठोर संविधान, ओके, और दूसरा मैंने पढ़ाया आपको, एक ये पढ़ाया और एक पढ़ाया लचीला संविधान। ठीक है, तो एक मैंने पढ़ाया कठोर संविधान, एक पढ़ाया लचीला संविधान। अब कठोर संविधान का मतलब होता है कि ऐसा संविधान जिसमें परिस्थितियों के बदलते भी उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, यानी वह संविधान
जिसमें संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, कोई विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, और बदले या ना बदले कोई गारंटी नहीं है, तो कठोर संविधान तो वह होता है। यानी वह संविधान जो जिसे बदलना भी चाहें, जिसमें संशोधन करना भी चाहें, वो फिर भी ना बदले, यानी एड़ी चोटी तक का जोर लगा लें, वो संविधान कठोर संविधान होता है। भैया ऐसा कैसा? जैसे कि मान लो एक्स नाम का कोई देश है, एक्स नाम के देश में मान लो कोई X1 नाम की जनजाति रहती है। अब X1 नाम की जनजाति ये कह रही है कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, ये आदिवासी है, बहुत पिछड़े हैं, बेचारे के पास घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है इनके पास, अब ये बहुत परेशान है। और एक्स नाम के संविधान, एक्स नाम के देश में एक एक्स कठोर संविधान काम कर रहा है। मान लो ये काम कर रहा है इसमें, ठीक है, ये तरीका काम कर रहा है। एक्स नाम का देश हो गया, इसमें कठोर संविधान हो गया, और उसी देश में X1 नाम की ट्राइबल जाति रहती है, ट्राइबल कास्ट रहती है, ठीक है, ट्राइबल लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। अब रोजगार नहीं तो खाएंगे क्या? अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे और खुद क्या खाएंगे? पहले खुद की सोच लो। तो ऐसे में वो मान लो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है या किसी और राइट्स की डिमांड कर रही है। अब उनको ये राइट्स इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां का संविधान बहुत कठोर है, वहां का संविधान बहुत हार्ड है, क्योंकि सरकार भी वहां के संविधान को चाह के भी नहीं बदल सकती, वो संविधान कठोर कहलाता है। अब भैया ऐसे संविधान का भी क्या मतलब जो किसी का भला ना कर सके? तो ऐसे संविधान कठोर संविधान है। जैसे कि अमेरिका का संविधान, जैसे कि अमेरिका का संविधान जो है वो यही कहता है आपसे, अमेरिका का संविधान यानी वह संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान बहुत हार्ड एंड टफ है, बहुत हार्ड एंड टफ है। और एक होता है लचीला संविधान। लचीला संविधान वो होता है कि वह संशोधन यानी वह संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए एक नॉर्मल प्रक्रिया, नॉर्मल प्रोसेस की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं लचीला संविधान। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। एक कहावत है, मैं आप सभी से कहावत कहना चाहूंगा कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एक ऐसा मात्र संविधान है जो स्त्री और पुरुष, जो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता, बाकी दुनिया के सारे काम कर सकता है ये संविधान। क्यों? क्योंकि राजा बैठा है, राजा के बोल है भाई साहब, राजा ने आदेश दे दिया तो दे दिया, वहां पे संविधान तो है ही नहीं है, राजा ही संविधान है। और जब राजा ही संविधान होता है तो आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा, जब राजा संविधान होता है और संविधान ही राजा होता है तो वहां पे तानाशाही भी आ सकती है। और मैं आपको बता दूं ब्रिटेन अभी चर्चे में है क्योंकि यूके, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है हमारा, यूके ने मॉरिशस को चागोस द्वीप दे दिया है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखना। अभी यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन को, सॉरी मॉरिशस को चागोस द्वीप सौंप दिया है, बस इसकी प्रोसेस होना बाकी है अभी। तो ब्रिटेन चर्चे में है, करंट में, याद रखना। चागोस द्वीप, बहुत लंबे समय से मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में विवाद चल रहा था चागोस द्वीप को लेकर। तो ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, यानी इसको नॉर्मल प्रोसेस से भी बदल सकते हैं, नॉर्मल प्रोसेस से भी बदला जा सकता है। लेकिन इसमें संशोधन हेतु विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। बदल तो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। संशोधन हेतु विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। चलिए, दो प्रकार का संविधान। लेकिन आप कहोगे सर भारत का संविधान कौन सा है, जरा आप बता दो तो हमको। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना लचीला है, अर्थात कठोर और लचीला दोनों है। तो लिख देंगे अतः भारत का संविधान
अतः भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। दोनों है। और कैसे है इसकी चर्चा हम करेंगे आपसे कल। क्या करेंगे? कल करेंगे। चलो इसको पूरा ही कर देते हैं, फिर कल का क्या मैटर देखना, पूरा ही कर देते हैं इसको, ठीक है। तो भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है, मैंने यह आपको बता दिया। अब एक बार कैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके मान में आ जाए कि हाउ, यानी कैसे सर, आप इस बात का आंसर तो करिए कैसे। ये तो आपने बता दी है, यहां तो भैया एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये कैसे होगा, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखो, भारत का संविधान कठोर लचीला दोनों है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसे हटा देते हैं और यहां पे लाते हैं व्हाइट कलर। ध्यान से देखना सभी, भारत का संविधान, ओके। और भारत के संविधान को मैंने दोनों प्रकार से बताया था। तो पहला क्या बताया था, कठोर संविधान भी है यह एक कठोर संविधान भी है, और यह एक लचीला संविधान भी है। यह एक लचीला संविधान भी है और यह कठोर संविधान भी है। अब मुझे एक चीज बताइए, देखो मैंने आपको एक आर्टिकल 368 कराया था, 368 आर्टिकल, 368 आर्टिकल को मैंने यहां पे दोबारा लिख दे रहा हूं एक बार, अनुच्छेद 368। 368 जो आर्टिकल है ये क्या कहता है पता है आपको, ये संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है। तो लिख देंगे, संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति, संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति। ठीक है, यानी ये संसद क्या करती है, संसद करेगी, केवल संसद ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। संसद का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो संसद जो है ये संवैधानिक संशोधन कर सकती है। अब देखिए सुनिए, तो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके देखो कठोर कैसे है मैं आपको बता दूं। यानी कठोर का मतलब है कि इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आई, मन किया संविधान बदल दो, बदल दिया संविधान। आजकल तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वो संविधान खतरे में है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि कहां संविधान खतरे में है। अब एक बात तो निश्चित है, जो संविधान को पढ़ेंगे नहीं, जो संविधान को जानेंगे नहीं, उनके मन में तो ये भ्रम बिठाने के लिए बहुत अच्छा साधन है कि बोल दो संविधान खतरे में है, बोल दो संविधान खतरे में है। अरे 1975 की बात शायद भूल गए होंगे सब, मुझे तो उस वक्त पता लगा था और मैं इतना आपको डेटा ही बताया था। तो संविधान खतरे, मुझे समझना संविधान कहां खतरे में है, ऐसा कौन सा ऐसा प्रावधान हो गया जो संविधान के अनुकूल नहीं है। और चलो हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट चुप थोड़ी बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है कि करके तो बताए कोई संविधान को। अब जो सुप्रीम कोर्ट को ही हथगंडे में ले ले तो बात अलग है, संविधान कोई खतरे में नहीं है। ये सब जो संविधान नहीं पढ़ेगा वो इन सब चीजें बहकावे में आ जाती हैं बस। तो देखें, अब कठोर संविधान का मतलब होता है कि वह संविधान जिसको आसानी से भी बदला नहीं जा सकता। यानी जब सरकार आसानी से बदल देगी तो तानाशाही बढ़ जाएगी, क्या पता अगले दिन संविधान ही खत्म हो जाए। हो सकता है, इंदिरा गांधी नहीं थी, बताओ, इंदिरा गांधी ने खुल का संविधान को चैलेंज किया उन्होंने। मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी में कुछ खूबी थी तो कुछ कमियां भी थी, उन्होंने संविधान को खुले तौर पर चैलेंज कर दिया था। तो कठोर संविधान में क्या होता है कि जब कोई प्रावधान यानी संवैधानिक होना चाहिए, वो जब कोई प्रावधान में संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत
विशेष बहुमत या यानी टोटल मेंबर ऑफ 2/3 या स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। सहमति की जरूरत पड़ती है बेटा, समझ गए? बस। और लचीले में तो आप साधारण प्रक्रिया भी सिद्ध कर सकते हो। लिख दीजिए साधारण बहुमत। जैसे कि छोटे छोटे, जैसे कि मान लो देखो लचीला भी होना चाहिए, बना अमेरिका की तरह पछताना पड़ेगा फिर हमको, बना और ज्यादा लचीला हो गया तो ब्रिटेन की तरह करना पड़ेगा फिर। तो क्या मतलब है, दोनों को करते हैं ना सेट। ये था, तो आप समझ गए होंगे भली बात ही, और बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। फिर मिलते हैं, एक शायरी है आप सभी के लिए कि जिंदगी, देखो हमारे कंपटीशन एग्जाम में, अभी लेक्चर स्टॉप कर देते हैं। एक बात समझ में आई मुझे आज, जैसे आपने अपनी पूरी लाइफ नहीं, देखो पूरी लाइफ का कहने का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट एक लाइफ फैक्टर होता है, एक एज फैक्टर होता है, वो होती है जवानी, यूथ, जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, जिसमें बुरे काम भी हो सकते हैं, अच्छे काम भी हो सकते हैं, बस आपको चलना खाएं वो आपको मैटर करता है। तो अच्छा और बुरा दोनों चीजें आपके सामने होती हैं, आपको क्या एक्सेप्ट करना है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स अपने सरकारी नौकरी की तैयारी में अपनी जान लगाए बैठे हैं, जान झोंके बैठे हैं पूरी तरह से, उनके लिए एक शायरी है, शेर है छोटा सा, कि जवानी कहते ना, अंत में जाके आपको पता लगेगा हमने अपनी पूरी जवानी अपनी तैयारी में लगा दी। तो जब जाके ये शेर आपको बहुत अच्छा एहसास करेगा, टच करेगा। हालांकि मैं अभी जवानी मेरी गई नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं अभी यूथ हूं, ठीक है? आप मुझे ऐसा मत समझना कि सर ज्यादा ओल्ड है, अभी मैं बिल्कुल ओल्ड नहीं हूं। तो एक आपको शेर सुना दूं, ये तब एहसास आएगा। देखो एहसास तो आप तब भी कर सकते हो उस भविष्य काल में जाकर, आपको वहां जा तो नहीं सकते ना, लेकिन आप सोच सकते हो कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी और जवानी की खत्म समाप्ति की ओर होगी, तब आपको ये शेर बहुत याद आएगा। और ये शेर क्या होगा मैं आपको बता दूं, इस शेर ये होगा कि जिंदगी जला तो दी है हमने ऐसे, जिंदगी जला तो दी है हमने ऐसे, तो कैसी बहस धुएं पर, जिंदगी जला तो दी है हमने वैसे भी, तो धुएं पर बहस कैसी और राख पर ऐतराज कैसा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे। ये छोटा सा शेर था, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी तो जला ही दी है हमने, तो धुएं पर बहस कैसी और राख पर ऐतराज कैसा। ओके, तो जब आपको ये लगने लगे कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके लिए पाने के लिए बहुत कुछ खड़ा है सामने। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और आज इतिहास का लेक्चर भी होगा, और वही सभी अटेंड करें लेक्चर को। फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत।